वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, डेली लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों Q1 के नंबर्स के पहले ना बाजार में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रैली हमें देखने को मिल रही है। इस बात का दोस्तों कोई भी दोहराई हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि मार्केट ने पिछले कुछ समय से बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया। बट दोस्तों सबसे बड़ा सरप्राइज़ ना FIIs की बाइंग से हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर अगर आप देखें आज 3 जुलाई ना 1995 ऑलमोस्ट अगर आप देखें 2000 करोड़ के आसपास बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। DIS की बात की जाए उनकी तरफ से सेलिंग हमें देखने को तो मिल रही है, बट बहुत ही मामूली, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पर दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई का महीना अगर मार्केट के फेवर में हुआ, फेवर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि निफ्टी 20,000 22,000 25,000 पहुंच गया। ये बोलने का मतलब है कि निफ्टी 50 के ऑन एन एवरेज जो स्टॉक्स है ना, उनके EPS में बढ़ोतरी होती है। तो मार्केट दोस्तों इसको लेके काफ़ी चीयर वाला माहौल जो है उसको क्रिएट कर सकता है। आप सबको अच्छे से पता है कि GST कलेक्शन ने मार्केट के मूड को काफ़ी लिफ्ट किया, और ऑफकोर्स गैस क्रूड के सस्ते प्राइस से और इन्फ्लेशन लो होने की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत ऑप्टिमिस्टिक रैली इसलिए है बिकॉज इस बार गैस मानसून को लेके ना बहुत लोग काफ़ी पेसिमिस्ट थे, बट बहुत ही अंचल में बहुत जगह पे मानसून टाइमली आ चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लोबल मार्केट में US का कुछ करना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। US की बात की जाए अब 1-1.5% के आसपास रैली होगी तो 1 साल हाई को हिट करेगी US का इंडेक्स। 2 की बात की जाए अगर उसके ऊपर जाती है तो अच्छी बात होगी। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने ना इस पर अपने फंडामेंटल्स के दम पे लाइफ टाइम रिकॉर्ड को तोड़ा है। और जो कंपनी जो कंट्रीज़ अपने फंडामेंटल्स के दम पे लाइफ टाइम को सस्टेन करती है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों वहाँ पे ना जल्दीबाजी में बिकवाली करना सही नहीं है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि SGX निफ्टी का वजूद ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग गिफ्ट निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे, जो अभी के टाइम हमारे वायदे बाजार को इंडिकेट करती है। उसमें ना दोस्तों 19,475 के आसपास हमें पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। मोटा मोटी कैसे बोलने का क्या मतलब है कि मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं कि एक बार रिकवरी आएगी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती। ध्यान रखिएगा निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स ना ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास है। अगर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है तो कभी भी दोस्तों टॉप से 3-5% के आसपास पुल बैक पॉसिबल है। इसलिए कहीं जल्दीबाजी में कोई शेयर को बेचने से बचें और कम से कम Q1 के नंबर्स का वेट करें जो शेयर आप होल्ड करते हैं। रही बात दोस्तों खरीदारी की, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि मार्केट है फोमो में कि बाइंग करना सही नहीं होगा। 3 महीना पहले बहुत सारे स्टॉक्स ना डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल थे जो काफ़ी चढ़ चुके हैं। लेकिन यस अगर क्वार्टरली नंबर्स बहुत सारी कंपनीज के ठीक रहे और कंपनी अभी भी कॉन्सोलेशन फेज में रहे, डाउन ट्रेंड में रहे, तो वहाँ पे दोस्तों बाइंग की जा सकती है। इसके साथ अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने गाइस फाइनली अगर आप देखें 3 जुलाई 5 बजे के आसपास अपने Q1 का जो अपडेट है वो दे दिए है। और दोस्तों सही में ना ये आंकड़े देख के मैं बहुत सरप्राइज हुआ बिकॉज कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए इस बार अगर आप देखें 30 जून 2023 में 72.98 मिलियन के आसपास हो चुका है। जो लास्ट ईयर की बात की जाए 60 मिलियन के आसपास थी। मोटा मोटी गाइस ये कंपनी जो साल दर साल है ना उसमें 20% के आसपास ग्रोथ विटनेस कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूरे दोस्तों Q1 की बात की जाए इसमें ना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिल रही है, जो एक क्वार्टर में सबसे अत्यधिक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए इतना ट्रेमेंडस हाई EMI पे भी लोग लोन ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। आप सोचिएगा इस अगर रेट कट होना शुरू हुआ उसमें तो लोन की संख्या ना और बढ़ सकती है। तो मोटा मोटी कैसे चाहे वो कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, न्यू लोन बुक्स की बात की जाए, सब में हेल्दी जंप हमें देखने को मिल रहा है। न्यू लोन बुक्स की बात की जाए इसमें तो गैस 34% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रहा है। AUM की बात की जाए 30% से ऊपर ग्रोथ, जो मेरे हिसाब से रेस्पेक्टेबल है। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन इसमें मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बट यस जो गैस आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं ना ये क्वाइट हेल्दी और सम्मानजनक हैं। इस साथ अगर आप देखें जो लोग ऐसे 5,000 4,400 के आसपास वही ख्याली पकवान पाल रहे थे ना,
आज कहानी साफ होते हुए देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 7200 का लेवल तोड़ चुका है। आप सबको मैंने अच्छे से बताया था कि 7200 भागते ही तोड़ते ही ये 7500 से लेकर 7700 Q1 के नंबर्स के पहले एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, वही हमें देखने को मिल रहा है आज। Q1 के अपडेट के पहले अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस जैसी अच्छी एनबीएफसी में ना 2.5% के आसपास तेजी का माहौल था। ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आप SIP कमिटेड हैं तो ऐसा नहीं कि SIP कमिटेड है तो आप 3 महीना 6 महीना छोड़ देंगे। क्या पता गाइस बजाज फाइनेंस यहाँ से 1000-2000 पॉइंट के आसपास रैली और करते और क्या पता 500-700 पॉइंट के आसपास गिरावट और भी हो जाए। अगर आप डरेंगे तो मार्केट में गैस वोलेटाइल मूवमेंट में ना आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बीच में दोस्तों मैंने गला फाड़ के चीख के कितने बार वीडियो बनाया था। बहुत लोग तो कमेंट करते थे कि सर अब तो बजाज फाइनेंस नहीं चलेगा, जियो फाइनेंशियल आ चुका है। बट मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल से भरोसा करिए। और जो कंपनी के सेल्स नहीं, प्रॉफिट नहीं, फंडामेंटल नहीं, और जो कंपनी सेल्स प्रॉफिट कर रही है ना, बिल्कुल मत घबराइए। एप्पल अगर इंडिया के GDP के बराबर मार्केट कैप है ना, उसमें अगर ग्रोथ और हो रही है तो बोलने का मतलब इधर पे ये है कि ये सब कंपनी ना उन सब कंपनी से अभी बहुत छोटी है। और मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों कि पूरे भारत में ना अभी भी और ग्रोथ बाकी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब देखते हैं कल के दिन मार्केट इसको लेके कैसा रिएक्शन करती है। CDSL की बात की जाए एज एक्सपेक्टेड दोस्तों कि मार्केट में तेजी का माहौल रहेगा। CDSL भागेगा। मैंने क्या बताया दोस्तों कि 2 वीक में ना कम से कम 10 IPO आने वाले हैं। और आप सबको अच्छे से पता है कि न्यू IPOs आएंगे, नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे। न्यू डीमैट अकाउंट खुलेंगे तो ऑफकोर्स का CDSL का जो बिजनेस है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। याद भी होगा दोस्तों फिबोनाची पैटर्न से 1000 के नीचे हमने कितने बार कवर किया था। उस समय लोगों ने ना उधर पे सोचा था कि ये सब बबल वाला स्टॉक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। BSE ने तो कैसे आज के दिन ना वही बाईबैक की न्यूज़ अनाउंसमेंट करी। तो बोलने का दोस्तों क्या मतलब है कि हमें समझना है कि कौन से बिजनेस का साइकिल कब होता है। वैसा नहीं कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन हो गया तो हाई तो अब आप लोग मचाने लगे। आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारतीय बाजार में ना कौन कौन सी जगह पे ग्रोथ है। तो CDSL की बात की जाए मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आने वाले कल में ना ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 2 साल में इसने बहुत बड़े पैसे नहीं बनाए। और मेरा ऐसा मानना है अभी तो शुरुआत है, अर्ली स्टेज में बेचे ना। और अगर को पकड़ने का मौका मिल रहा है ना आप अभी भी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 800-700 में खरीदेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी वो लेवल्स आना बहुत ही टफ है। सुपरमार्ट की बात कीजिए, जी हाँ गैस 18% के आसपास ना हमें ईयर टू ईयर इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस के साथ। आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी Q1 की अपडेट है। तो नंबर्स की बात की जाए मोटा मोटे गैस ओके टाइप से। मैं इधर पे सही बोलना पसंद करता हूँ, सीधा बोलना पसंद करता हूँ कि यस बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी जंप नहीं है। लेकिन दोस्तों एक जगह डिसअपॉइंटमेंट है, सिर्फ 3 ही न्यू स्टोर है वही ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 324 लास्ट क्वार्टर में था, अभी के टाइम की बात की जाए 327 हो चुका है। को अच्छे से पता है दोस्तों डीमार्ट की बात की जाए इन सब में हमने बेट क्यों लिया है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये कंपनी काफ़ी रैपिड ग्रोथ कर रही है। बट बहुत लोग बोलेंगे कि सर 324 से 327 हुआ ना, ये 3 ही न्यू स्टोर्स खोले, ये तो मुझे एकदम पसंद नहीं आया। बिकॉज डीमार्ट का जो फ्यूचर प्लान है वो तो काफ़ी क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है। तो ध्यान रखिएगा ये गाइस 3 एडिशनल स्टोर क्यों ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इतनी कम फ्रीक्वेंसी क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। आप सबको अच्छे से पता है कि अगर आपकी रुचि थोड़ी भी रियल एस्टेट बिजनेस में होगी ना, उसमें आप सबको अच्छे से पता है कि गजब का डिमांड होता हुआ देखने को मिल रहा है। रेंट की हालत ना दोस्तों डेली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। चाहे वो मुंबई की बात की जाए या फिर बेंगलोर की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब लोग अपने डिफरेंट सिटीज़ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसे क्या वो रेंटल कॉस्ट बढ़ रहा है और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट अपने ही परचेस्ड लैंड पे अपने स्टोर्स को ओपन करना पसंद करती है, जिसकी वजह से रेंटल जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। बट आपको अच्छे से पता है कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे तो थोड़ा कतराएगी। अब देखते हैं कि उसमें कंडीशन कब नॉर्मल होती है। मेरा ऐसा मानना है कि यस कंपनी के सेल्स तो ठीक ठाक है, बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं। अब देखते हैं कि मार्जिन्स में कंपनी कैसा बाउंस बैक करती है। मार्जिन्स ठीक रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन यस अगर कल के दिन मार्केट इसको नेगेटिव रिएक्ट करता है तो हो सकता है कि जो स्टोर काउंट कम खुले हैं इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव दिखाई पड़े। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिल रहा है। SIP आप चालू कर सकते हैं जैसा कि हमने बजाज में कहा था। SRF की बात की जाए तो जी गैस बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर मार्केट में तो बुल रन चल रहे हैं, बुल की तेज़ी है, बुल की मनमानी चल रही है, बट इसी बीच में SRF क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि बुल मार्केट में सारे के सारे स्टॉक्स एक बार भागते हैं और बियर मार्केट में सारे के सारे स्टॉक्स एक बार गिरते हैं। अगर बियर मार्केट होता भी है ना कहीं साइलेंट बुल मार्केट
ऑफकोर्स चलता है। आपने देखा कि चाहे वो केपीआईटी की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, केपीआई ग्रिड की बात की जाए, उन सबको 2022 की क्राइसिस में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कंपनी ने निवेशक को माला माल किया उस क्राइसिस भरे माहौल में भी। तो बोलने का मतलब ये है कि टेक्सटाइल बिजनेस से और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से थोड़ा सा डाउन टर्न की कंडीशन होने की वजह से ना इनके कौन सा प्रॉफिट में हिट होगा, और जिसका इम्पैक्ट ये है कि कंपनी अभी के टाइम थोड़ा बहुत सफ़र कर रही है। मैंने क्या बताया दोस्तों, कोई भी बिजनेस को अगर आप क्राइसिस में खरीदते हैं ना, उस समय तो थोड़ा सा पेन होता है, डर लगता है कि कहीं प्राइस और गिर ना जाए। बट मैंने क्या बताया कि असली पैसा बेरिश फेज से बनता है, चाहे वो मार्केट की बात की जाए फिर स्टॉक इंडिविजुअल की बात की जाए। रियलाइजेशन हमें बुल मार्केट में समझ में आता है तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और ये सब कंपनी ना अगर आपको सपोर्ट लेवल में मिल रही है 2250 के आसपास, 2000 के आसपास अगर गिरती है, वो लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, फ्लोरोकेमिकल से तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा ही आ रहा है। अब देखते हैं कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस से कंपनी आने वाले कल में जो अनुमान है उससे ऊपर कंट्रीब्यूट कर पाती है फिर नहीं कर पाती है। इनकी बात की जाए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत बाइंग आप रोक सकते हैं, बिकॉज बाइंग का असली जो मज़ा है ना वो अब जा चुका है। और केपीआई ग्रिड की बात की जाए अभी के टाइम ना बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन पे पहुंच चुका है। डेली के डेली अगर कंपनी 8% 7% भागती है ना, तो अच्छी बात होती है उन सब निवेशक के लिए जिन्होंने इनको बेस लेवल से परचेज किया था। देख सकते हैं गाइस कि वक्त का पहिया ही ना घूमता ज़रूर है। 6-8 महीना पहले क्या हुआ था कि एक वीक नंबर्स आए थे और कंपनी ने थोड़ा डिविडेंड डाउन कर दिया था, मार्केट ने रिएक्शन नेगेटिव दिया था और उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। कंपनी की बात की जाए बोनस भी मिला और उसके बाद प्राइस डबल भी हुआ, मतलब क्वांटिटीज़ भी डबल हुई और प्राइस भी डबल हुआ। इससे अच्छा क्या होगा। तो ऑफकोर्स ये पूरी रैली को आप एंजॉय करें। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं दोस्तों अभी के टाइम इस पे आपको सलाह नहीं दूंगा। पॉलीप्लेक्स की बात की जाए, जी हाँ गैस, पॉलीप्लेक्स कॉर्प की बात की जाए एक समय बहुत तेज़ी से भागता हुआ स्टॉक दिखाई पड़ रहा था, बट अभी के टाइम फिबोनाची पैटर्न में 1350 के आसपास बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैस इस कंपनी को धीरे धीरे स्लोली साइलेंटली इस लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं उस केस में जब आपको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ प्राइस डिक्लाइन है तो मत करिए। अगर आपको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस का साइकिल समझ में आता है, कॉस्ट जो कटिंग है वो समझ में आता है और कैपेक्स समझ में आता है तो ही यहाँ डालिएगा। कंपनी ऑल्दो ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही 12 का पी में अवेलेबल है, बहुत ही चीप स्टॉक है। पिछले कुछ समय से इसने बड़े पैसे बनाए, आज गिर इसलिए रहा है बिकॉज कोविड में गैस उम्मीद से ज़्यादा पैसे बने थे। कंपनी ख़राब नहीं है और जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ है एसआरएफ में भी हुआ है। तो कंपनी का अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ में आता है ना, बिकॉज बहुत लोगों को अलग अलग मानसिकता होती है, बहुत लोग सिर्फ आईटी में पैसा डालते हैं, बहुत लोग बैंक से दूर भागते हैं, बहुत लोग फाइनेंशियल्स में ही पैसे डाल के पैसा कमाते हैं। ये गैस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आम पसंद है फिर लीची। टीसीपी की बात की जाए इसमें तो कैसे ब्रेकआउट का लेवल मैंने पहले ही आपको इंडिकेट करके बताया था और उसके बाद हमें टीसीपी में ना टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एक हेल्थी रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। तो कैसे करंट मौजूदा प्राइस में भी थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। बीच में तो कैसे 100 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल था, 750 760 के आसपास हमने कवरेज दी थी। उसके बाद तो कैसे अच्छी खासी रिकवरी हुई, अगर मार्केट में और तेज़ी हुई और इस क्वार्टर के नंबर्स में कैसे दम हुआ तो टीसीपी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ना अच्छी खासी रैली आ सकती है। आपके पास कोई भी होल्डिंग है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। वन की बात की जाए धमाका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, डेली के डेली दोस्तों एक साल हाई को तोड़ के ना लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा इस बीच में दिवाली पिक भी एंजल वन को बताया था और आप देख सकते हैं कि उस लेवल से एंजल वन महज 3-4 महीना में ही 70% के आसपास चढ़ चुकी है। ऐसा माना गया इस कंपनी में और पोटेंशियल है। एक तो मैंने क्या बताया कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट से बहुत लोग एसआईपी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, बहुत लोग सीधा शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं, बहुत लोग तो आईपीओ में आते हैं तो न्यू डीमैट अकाउंट की वापसी होती है। और आप सबको अच्छे से पता है कि जुलाई के महीने से मिड जुलाई से क्या होने वाला है कि सबका एक्सपायरी अलग अलग दिन होने वाला है, जिसकी वजह से वॉल्यूम से कारोबार अच्छा बढ़ेगा और ऑफकोर्स इसका फ़ायदा ना एंजल वन को ज़रूर होगा। मैंने इसके पहले ही बताया था जिन्होंने कहा 1200 1100 हज़ार 1300 पे भी खरीदाना उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। यहाँ पे गैस खरीदने से पहले ना इस लेवल पे Q1 के नंबर्स का वेट करें और ऑफकोर्स ये जल्दी ही अपडेट कर देंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे इंप्रूव हुए। अगर उसमें दम होता है थोड़ा बहुत परचेस किया जा सकता है, बट येस वंस एंड ओनली अगर वन एंड ओनली कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर इंप्रूवमेंट आता है तो सही है, और एल्स आपकी पुरानी होल्डिंग है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और लगता है कि फोमो में आके बाइंग करना सही नहीं है तो आप सीडीएसएल को या फिर बीएससी का इसका विकल्प मान सकते हो। बीएल की बात की जाए जल्दी का इस Q1 के नंबर्स का हमें अपडेट देखने को मिलेगा और ऑफकोर्स साथ ही साथ Q1 के नंबर्स का जो तारीख है ना ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग तो कोई बिजनेस को खरीदते हैं ना तो मेक श्योर गैस हम लोग उसके फंडामेंटल्स को देख के खरीदते हैं। फंडामेंटल्स क्या होता है कि कंपनी का प्रोग्रेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो सही है। आप सबको अच्छे से पता है Q1 के नंबर्स इनके लिए हमेशा अच्छे होते हैं बिकॉज अप्रैल मई और जून में भीषण गर्मी पड़ती है और ऑफकोर्स भीषण सेल भी होते हैं। तो आप गैस इसको जल्दीबाजी में बेचे ना। ऑफकोर्स खरीदने का टाइम की बात की जाए वो तो गैस बहुत ही पहले था, लेकिन यस
एसआईपी गाइस मैंने कभी आपको सलाह नहीं दी रोकने की, लेकिन ऐसे अगर बड़ी बाइंग करनी चाहते हैं ना, वो गाइस एक सामान्य जो डिप होता है वो सही होता है। बीच में तो गाइस डिप मिला था बट फिर से रिकवरी भी हो जाती है। आपके पास पुरानी होल्डिंग है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करें। मुझे पता है कि इस चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास ना वीवीएल बहुत ही इनिशियल लेवल से होगी। कि जो रिलायंस की तो जो गाइस इसमें भी तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते गाइस रिलायंस 2200 से ना 2600 के आसपास आ चुकी है। गाइस इसके पहले भी एक कमेंट्री दी थी, आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है या फिर नहीं, कि इस बार अगर निफ्टी में रैली बनी ना, इस बार अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई हिट करी, उसमें रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। और पिछले एक वीक से कैसे अगर आप ध्यान से देखें ना, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक काफ़ी चढ़ चुकी है। पीछे कारण दोस्तों मैंने क्या बताया कि इंडेक्स मैनेजमेंट को समझिए और इंडेक्स में कौन सी कंपनी का कितना वेटेज है, इसको भी आप चाहे तो नोटिस कर सकते हैं। क्लियर कट दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। और ऑफकोर्स एक्सपीरियंस वाले जो बंदे होते हैं आपको हमेशा सही चीज़ ही बताने की कोशिश करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, बैंक निफ्टी की रैली में इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया और मेरा मानना है दोस्तों अब ये पूरा बैंक निफ्टी को डोमिनेट करने की फिराक में है और रिलायंस से पीछे नहीं छूटेगा। रिलायंस के इतने बैक टू बैक अच्छे नंबर्स के बाद उसमें बड़ी तेज़ी नहीं बनी है। तो दोनों में से कोई कंपनी आपके पास है होल्ड करे, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, दोनों को मौजूदा प्राइस में थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, मतलब एसआईपी का माध्यम से इक्का दुक्का स्टॉक। बात की जाए लैटेंट व्यू की, पिछले कुछ समय से कंपनी काफ़ी रेंज बाउंड कंडीशन में थी और इसमें आज हमें एक सॉलिड ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। 6.5% के आसपास इंटरडे में तेज थी। बात कीजिए लैटेंट व्यू की, पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तो एक बार का लेट इट क्रॉस 400 तब सही है, तब हम लोग स्लाइट स्टॉप लॉस लेके एंट्री करने का सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो मेक श्योर Q1 के नंबर्स का वेट करें और लिए हुए हैं तो जल्दीबाजी में बेचना। पिछले कुछ समय से एकदम अंडर परफॉर्मर था बट मेरा सामान्य है जो लेगार्ड स्टॉक्स थे और एक बार गैस उनके नंबर्स में अगर बढ़ोतरी होती है ना और लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में बहुत से स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इन पेंट की बात की जाए, हर एक डिप 222 हो सकता है, बीच में 2600 के आसपास गया था। लोग 2000 का वेट कर रहे थे, 2000 जाता, लोग 1500 का वेट करते, बट ऐसा कोई गैस बता के लेवल्स नहीं आते हैं। एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस में एग्जैक्टली गैस वही लेवल्स हमें देखने को मिले जिसके पहले हमने आइडेंटिफाई किया था। लेवल से गैस हमने दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा। तो यहाँ पे गैस बड़ा पैसा मत फंसाइएगा, लेकिन यस अपनी एसआईपी को आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 साल से कोई बड़े पैसे नहीं बने, लेकिन यस क्रूड के घटते प्राइस की वजह से 75 के नीचे ऑफकोर्स इनको एक वॉल्यूम रिकवरी में काफ़ी बूस्ट मिल सकती है। तो गैस मुझसे पूछते हैं कि सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या राय है, क्या कमेंट्री। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक की बात की जाए, इस बिजनेस की बात की जाए, इस बैंक की बात की जाए, टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट पहले से ही हो चुकी है। बट मैंने क्या बताया कि काफ़ी ऑपरेटर ड्रिवन काइंड ऑफ स्टॉक है, मतलब कि छोटा भाव है ना तो बहुत लोग नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक सोच के ना बड़ा निवेश कर बैठते हैं। तो आपका दोस्तों बड़ा पैसा ना पहले एचडीएफसी बैंक में ही होना चाहिए, उसके बाद आप छोटा पैसा लगा के रिस्क ले सकते हैं। इसलिए गैस मैं थोड़ा कम कवर करता हूँ, लेकिन यस इसमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फंडामेंटल्स इंप्रूवमेंट हुई है। ऐसा मानना दोस्तों अगर एनपीए इनके लाइन में होते हैं और कंपनी जिस हिसाब से कासा रेशियो को बढ़ा रही है ना और कस्टमर ग्रैब कर रही है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट का ये संकेत है। तो कंपनी फंडामेंटली गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अगर आप पहले 3 साल पहले कंपेयर करें। अगर आपको निवेश अभी भी करना है तो मेक श्योर गैस थोड़ा थोड़ा चंक में अगर आप उठाते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ते हैं, वो सही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि देश की सबसे बड़ी 3 बैंक में अगर आपके पास पैसे हैं ना उसमें कंटिन्यू करें और उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टडी के दम पे 1-2% से वेटेज शुरू करें। कंपनी अच्छी होगी ना 500 का भी होगा, 700 का भी होगा, लेकिन यस हमें हर क्वार्टर में कंपनी के मैनेजमेंट के कौन से कमेंट्रीज हैं ये पता लगाना है कि कंपनी का जो प्लान है और जो फ्यूचर आउटलुक है वो कैसा है। प्राइस छोटा होने से कैसा, ऐसा नहीं कि कंपनी मल्टीबैगर बन ही जाएगी, और प्राइस बड़ा होने से ऐसा नहीं कि कंपनी मल्टीबैगर नहीं बनेगी। सारा तो सब बिजनेस पे फोकस करिए तो आपको एक क्लियर हिंट मिलेगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट में। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इंकरेजिंग लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।